नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाक सेना के सीज फायर वायलेशन के। उरी सेक्टर में, केरन सेक्टर के उरी सेक्टर में युद्ध विराम का इन्होंने उल्लंघन किया। पाक ने तोप से लेकर मोर्टार तक से फायरिंग की है। क्या है पूरा ये माजरा और क्या जवाबी कार्रवाई की गई है, जानने के लिए हम सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, क्या है पूरी जानकारी इस पर? देखिए, पाकिस्तान की ओर से सुबह जो केरन सेक्टर है जो कश्मीर का, वहां पर सबसे पहला युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। इसके पीछे वजह यह थी कि पाकिस्तान जो है आतंकियों को घुसपैठ कराना चाह रहा था। भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया और जो अपना तोप और मोर्टार का इस्तेमाल करने लगा। केरन सेक्टर से लेकर उड़ी सेक्टर तक इस कार्रवाई में जो बीएसएफ का एक सब इंस्पेक्टर जो राकेश डोभाल जो है वो शहीद हो गए। और जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तानी सेना के तकरीबन 6 से 7 जवान जो है मारे गए, जिसमें 2 जो है एसएसजी के कमांडो हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान के जो हथियार डिपो है, तेल डिपो है और जो आतंकियों के लॉन्च पैड जो खासतौर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल सटे हुए, वो पूरी तरह से तबाह हो गए। यह अलग बात है कि इस कार्रवाई में जो सेना के 3 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, अपनी जान देनी पड़ी है, शहादत हुई उनकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जिस नापाक हरकत का जो था, भारतीय सेना ने करार जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया और बौखलाया पाकिस्तान भारतीय सेना को निशाना बना ही रहा है। आप बता दें कि उड़ी इधर बात करें तो दूसरी तरफ बात करें, सौजिया जो है और जो खास पुंछ और रजौरी सेक्टर में भी फायरिंग करनी शुरू कर दी है और खासतौर जो सिविलियन पॉपुलेशन को पाकिस्तानी सेना निशाना बना रही है। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आप बता दें कि उड़ी सेक्टर में 3 जो हमारे आम नागरिक हैं वो पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए हैं। जी राजीव, ये युद्ध विराम बार बार यहाँ पर सीज फायर वायलेशन जो है वो बार बार हो रहा है और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत ज्यादा हो गया। तो ये क्या ठंड के पहले, जब बर्फ पड़नी शुरू हो रही है उसके पहले, तीखी ठंड के पहले ये ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को इस पार ढकेलने की कोशिश में ये सब हो रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर इस साल की बात करें तो इस साल अब तक जो है 4052 दफा जो है जो पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। 2019 की बात करें तो तकरीबन 3253 दफा युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस कारण कोशिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर में इस साल जो सुरक्षा बल 200 से ज्यादा आतंकी को मार गिरा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि जितने आतंकियों के टॉप कमांडर थे सब मारे जा चुके हैं। तो यानी आतंकियों की खेप अब बची नहीं है। तो उसकी खेप की भरपाई करने के लिए, जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करने के लिए पाकिस्तान की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो आतंकियों को घुसपैठ करा सके। जब वहां ठंड जो शुरू हो जाएगी, बर्फबारी हो जाएगी तो पासेस से आतंकियों को घुसपैठ कराना काफी मुश्किल होता है। इस कारण पाकिस्तान की कोशिश है कि फायरिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ करा सके। लेकिन भारतीय सेना और खासतौर से बीएसएफ का कहना है कि उन्होंने 3 लेयर सिक्योरिटी ग्रिड बनाया हुआ है, जिससे कोई भी आतंकियों को घुसपैठ करा पाना एक लगभग असंभव है। जी। अभी कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट देखी थी कि वहां पर लॉन्च पैड पर आतंकी बिल्कुल तैयार हैं। करीब 300 आतंकियों की बात हुई थी। हालांकि ऐसी रिपोर्ट एक पहले भी आई थी। तो क्या ये उसके मद्देनजर और भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, खासकर तब जब वहां पर जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान जो है लगातार जो है इस तरह की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि जो बालाकोट में जो है जैश का आतंकी कैंप को तबाह किया गया था, उसके बावजूद पाकिस्तान सुधरा नहीं है। जितने भी लॉन्च पैड की बात करें, लॉन्च पैड वो जगह होता है जो एलओसी से बिल्कुल सटा होता है और पाक सेना जो है जो आतंकी जो होते हैं उनको कोशिश करती है, जरा से मौका लगता है उनको कोशिश करती है भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की। अभी 2 दिन पहले की बात करें, मछल सेक्टर में 3 आतंकी मारे गए थे और उनको भी पाक सेना जो कवर दे रही थी। तो 200 से 300 आतंकी जो खासतौर से अकेले कश्मीर की बात करते लॉन्च पैड में घुसने की फिराक में है। भारतीय सेना का यह कहना है कि वो पूरी तरह से सजग है, सतर्क है और किसी भी सूरत हाल में आतंकियों को घुसपैठ कराने नहीं दिया जाएगा।
पाक सेना लाख कोशिश कर ले, आपको बैट के जरिए भी वो कार्रवाई करता है, सेना के जरिए भी कार्रवाई करता है, तो भारतीय सेना का ये कहना है कि पाक कितनी भी कोशिश कर ले वो सफल नहीं हो पाएगा। और अगर किसी कारणवश खुदा न खास्ते अगर कोई आतंकी जो है घुसपैठ कर लेता है तो अंदर जो है सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि वो मारा जाता है। कोई भी आतंकी जो है बता दें कि 6 महीने से 1 साल तक उसकी लाइफ होती है, उसके बाद वो मारा जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी बंकर्स और जो लॉन्च पैड हैं उनको तबाह किया है, और वहां पर भी जो सैनिक हैं वो इस जवाबी कार्रवाई में 6 से 7 पाकिस्तान सेना के जो जवान हैं वो मारे गए हैं। और एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद आपको हम लिए चलेंगे अयोध्या के दीपोत्सव में। भगवान का फिर से संकेत हुआ और प्रभु ने कहा योगी और आपको लिए चल रहे हैं हम अयोध्या, जहां पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। घाट पर 5,51,000 दिए जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधी अयोध्या से देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर दियों के जगमग से रोशन हो उठी है। इस वक्त राम मंदिर के फैसले के बाद ये पहली दिवाली यहाँ पर मनाई जा रही है, और दीपोत्सव एक तरह से एक नया रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनेगा दियों के जलाने का। और दूसरी तरफ वहाँ पर जो तस्वीरें वहाँ से जो आ रही हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें राम की पैड़ी, और घाटों पर ये सब जो दिए हैं वो जलाए गए हैं दिवाली के ठीक एक दिन पहले दीपोत्सव के लिए। और हमेशा की तरह जैसे वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता आते हैं, पुष्पक विमान का रूप दिया जाता है उनके विमान को, और वो किरदार निभाते हैं, वहाँ पर आते हैं। उसके बाद आज वहाँ पर इसी तरह से हुआ, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो वहाँ पर संगीत भी चल रहा है, और वॉलंटियर्स आमतौर पर जलाते हैं दिए यहाँ पर। कमाल खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। कमाल, क्या इस बार भी वॉलंटियर्स ही वहां पर हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का, जैसे कई बार जब ज्यादा लोग जुटते हैं तो लोग भूल जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तो क्या दिख रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए, कोशिश बहुत की गई है क्योंकि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, पब्लिक को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। जहां पे योगी जी का प्रोग्राम हो रहा था, जहां पे रामचंद्र जी का उन्होंने आगवानी की, उस जगह पे भी कुर्सियां बहुत दूर दूर लगाई गई थी, लेकिन बहुत बार वो व्यवस्था हो नहीं पाती है। बहुत सारे लोग करीब आ जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, उत्साह में साथ जुट जाते हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरह का हुजूम पहले होता था, जिस तरह की भीड़ पहले होती थी, वो नहीं है। कोशिश की गई है, लेकिन लोग अपने से सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से ये दिक्कतें होती हैं। जी, और हम तस्वीरें जो देख पा रहे हैं बेहद खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से जो दिए जलाए जा रहे हैं, ऊपर से तस्वीर ली गई है तो बिल्कुल रोशनी में नहाया सब कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल कादम्बरी, मालूम नहीं त्रेता में कैसी दिवाली हुई होगी और कितने दिए जले होंगे इस शहर में, ये तो मालूम नहीं है। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें लोग सोचते हैं। लेकिन आज जो राम की पैड़ी का मंजर है, अगर आप इसको देखिए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो आसमान के सारे सितारे उतर के राम की पैड़ी पे आ गए हों, और शायद अपनी सारी रोशनी सिर्फ इस पल वो बिखेर देना चाहते हों। इतना रोशन, इतना खूबसूरत, इतना रंग बिरंगा ये शहर पता नहीं इसके पहले कभी था या नहीं। और ये शहर नहीं बल्कि बहुत जगह नए साल के ऊपर लेज़र शोज होते हैं, बहुत जगह रोशनियां होती हैं, लेकिन उनमें से हमने जो रोशनी देखी उसमें ये सबसे खूबसूरत चरागाह है। ऐसा लगता है कि पूरा शहर जो है वो एक रोशनी के हुस्न में नहाया हुआ है। आप टॉप एंगल जो ड्रोन के विजुअल्स अगर उसको देखें तो बिल्कुल लगता है कि आसमान के सारे सितारे जो हैं वो घाट पे उतर आए हैं, और लगता है कि इसके बाद जलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सारी रोशनी
अभी बिखेर देना चाहते हैं, सब कुछ बस अभी अभी रोशन कर देना चाहते हैं। उसके साथ जो रंगीन लाइटें हैं वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही हैं, जो आसमान के कैमरों की नजरों से जिनको हम देखते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कमाल, और जैसे से आप बता रहे हैं वैसे ही अगर इसको देखें तो एकदम साफ हो जाता है। ये किस तरह से रंग बिरंगी जो लाइटें हैं जैसा कमाल बता रहे हैं, और जो दिए जलाए गए हैं, बिल्कुल एक खूबसूरत मंजर यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देखें कैसे दिए जलाए गए हैं बहुत सलीके से, और सब एक साथ रोशन है। लाइट जो हैं दूसरे रंगों की वो भी यहाँ पर, ये ड्रोन के शॉट्स हैं जैसा कमाल हमें बता रहे हैं कि ये ड्रोन से लिए गए शॉट्स हैं, और बेहद खूबसूरत यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जो ये पूरा शहर है ऐसा जगमगा रहा है जैसे दिवाली जो है वो इसी को कहते हैं। कमाल, यहाँ पर जब हमने योगी आदित्यनाथ का जो भाषण था आज कार्यक्रम में वो भी हमने सुना, वो पर्यटन पर बहुत जोर दे रहे थे कि इसको किस तरह से सरकार आगे बढ़ा रही और आगे बढ़ाएगी। लेकिन जो मंजर यहाँ पर दिख रहा है वो अपने आप में इतना खूबसूरत है कि शायद ही किसी और चीज की जरूरत हो यहाँ पर बताने की, क्योंकि जो भी देखेंगे वो यहाँ आना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि भले मंदिर एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, वो सत्ता में आने की एक कोशिश हो सकती है, भले उससे आगे की राजनीति में मदद मिलती हो, लेकिन देखिए ये बात जरूर है कि अगर यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा तो अयोध्या का भी डेवलपमेंट होगा, यहाँ तीर्थयात्री आएंगे, यहाँ पे लोगों का विकास होगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये बहुत तारीखी शहर की जो एंटीक्विटी है उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अगर अयोध्या की मुख्य सड़कों के दोनों तरफ आप देखें तो दुकानों के पीछे जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी इमारतें हैं, वो सारे लखौरी ईंटों के बड़े खूबसूरत शानदार इमारतें हैं। किसी कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट के से कंसल्ट करके इस पूरे शहर के कॉन्जर्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, दिवाली वगैरह के मौके पे चरागाह होता है, रोशन होती है, कुछ सरकारी ठेकेदार काम करते हैं और ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो कई बार जैसे हमारे मन में जो चिंता होती है वो ये होती है जो सरोकार कि कितने ऐतिहासिक खूबसूरत शहर को किसी बहुत बड़े कंजर्वेशन आर्किटेक्ट को देना चाहिए कि वो इसकी एंटीक्विटी को रिस्टोर करे, और इसका रिस्टोरेशन इस तरह किया जाए कि पूरे दुनिया का जो, जब इसको एक इंटरनेशनल लेवल का एक रिलीजियस टूरिज्म का सेंटर बनाया जाए तो जब लोग बाहर से आएं तो वो देख के दंग रह जाएं, उन्हें लगे कि ये कितना खूबसूरत शहर कभी यहाँ बसता था। एक धार्मिक आस्था है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ जो इसकी एंटीक्विटी है उसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ ये दिए जलाए जा रहे हैं इनके ठीक पीछे एक मोहल्ला है जिसको जहाँ पे स्वर्ग द्वार कहते हैं। उनकी गलियों में आप जाएंगे तो आपको लगेगा आप कोई 200-300 साल पुराने किसी इलाके में आ गए हैं। कोई भी चीज़ आपको नई नहीं नज़र आएगी सिवाय जियो फाइबर के कुछ केबल्स वहाँ पे और उनके डिब्बे जो नज़र आते हैं, उसके अलावा कोई ये नहीं कह सकता है कि कई 100 साल पुराने उस शहर में नहीं है। लेकिन वो सारा जो है इसी चरागाह के पीछे वो मोहल्ला है। अगर आप देखेंगे तो उनकी इमारतें गिर रही हैं, टूट रही है, ख़राब हो रही हैं। एक बहुत बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि ये अयोध्या की जो एंटीक्विटी है, जो उसका पुरातत्व है, जो उसकी प्राचीनता है, उसको प्रिजर्व किया जाए, और इस तरह प्रिजर्व किया जाए कि ये शहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया जा सकता है। इतनी खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें हैं। योगी जी ने आज कहा भी है कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं अयोध्या को, लेकिन मालूम नहीं कि उसके पीछे क्या विजन है, उस खूबसूरती का क्या विजन है। लेकिन बहरहाल ये जो दिवाली है ये बेइंतहा खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे चराग यहाँ रोशन हो गए हैं, आसमान के सारे सितारे यहाँ ज़मीन पे उतर आए हैं, और शायद इसी लम्हे जब जल जाना चाहते हैं कि उन्हें लग रहा हो कि शायद अब जलने का मौका नहीं मिलेगा। बेइंतहा खूबसूरत है जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इसे देख के इसकी खूबसूरती को समझा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। इसीलिए हम अपने दर्शकों को लगातार ये दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ, हम वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि दिल्ली में कल क्या होना है,
ये दिल्ली में दिवाली के मौके पर कल शाम 7:39 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आप शामिल हो सकते हैं। अक्षरधाम मंदिर से वो वहां पर पूजा करेंगे और दिल्ली की दिवाली के मौके पर आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। वापस चलते हैं अयोध्या और हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये तस्वीरें जो हैं कमाल जो आ रही हैं बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और जिस तरह के आप जो बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर एक बिल्कुल पुरातत्व के लिहाज से भी काफी अहम है, उस तरह की तस्वीरें फिलहाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। शायद लेजर शो चल रहा है या फिर वो जो वहाँ पर आमतौर पर दीपोत्सव के दिन जो कार्यक्रम होते हैं और जो लाइट्स जो हैं उसके जो शोज चल रहे हैं वो काफी खूबसूरत यहाँ से नजर आ रहे हैं। कादम्बरी देखिए, ऐसा है कि इन लाइटों को देखने के बाद ये एहसास होता है, इस चिरागा को देखने के बाद ये एहसास होता है कि दुनिया के इतने मुल्कों के लोग और हिंदुस्तान के इतने लोग जो पोलर लाइट्स को देखने के लिए ये जो हाई लैटिट्यूड रीजन्स में जाते हैं, वहाँ पे पता नहीं कितने कितने दिन होटलों में पड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं उस रोशनी को देखने के लिए। एक बार उन्हें अयोध्या का ये चरागा भी ज़रूर देखना चाहिए। हर चीज़ को बयान करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं, उसके लिए दुनिया में बहुत सारी ज़बानें बनी हुई हैं, बड़े बड़े शब्दकोश हैं, लेकिन ये कुछ रोशनी ऐसी है कि उसको बयान करने के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं और लगता है कि सिर्फ इसको देख के ही महसूस किया जा सकता है कि उस रोशनी का हुस्न क्या है। बेइंतहा खूबसूरत है। हिंदी में कहते हैं अनिर्वचनीय। हिंदी में एक शब्द है निशब्द हो जाना, जब शब्द छोटे पड़ जाएं किसी की खूबसूरती को बयान करने के लिए। बेइंतहा खूबसूरत लाइट है, सिर्फ ये कहा जा सकता है। लगता है कि दुनिया की सारी दिवाली जो है वो राम की पैड़ी पे आ गई है और दुनिया के सारे चिराग यहीं आ गए हैं, आसमान के सारे सितारे यहीं आ गए हैं और अपनी सारी रोशनी बस इसी पल बिखेर देना चाहते हैं। तो बेइंतहा खूबसूरत है, सिर्फ देखते रहने का मन करता है। जो चिराग की रोशनी वो भी बहुत खूबसूरत है, उसके साथ जो जुगनुओं जैसे जो रंगीन लाइटें हैं रंग बिरंगी, उसकी रोशनी के साथ मिलके जो फिजा पैदा कर रही है वो बेइंतहा खूबसूरत है। तो बहरहाल मालूम नहीं त्रेता में दिवाली कैसी थी, लेकिन आज जो दिवाली है वो बेइंतहा खूबसूरत है। ऐसी दिवाली हिंदुस्तान के किसी हिस्से में कभी भी नहीं देखी। नए साल पे बहुत जगह जो लेज़र लाइट्स के शोज होते हैं, आतिशबाजियाँ की जाती हैं, उनको देखा है, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन बहरहाल ये जो मंदिरों के एक कतार के किनारे पानी के सरयू के पानी के साथ साथ जो ये दियों की रोशनी बह रही है, ये बेमिसाल है। इसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं और शायद ये रोशनी जो लोग देखेंगे दुनिया में वो एक बार ज़रूर यहाँ पे आके इस लाइट से रूबरू, इन चिरागों से रूबरू देखना ज़रूर पसंद करेंगे। बेइंतहा खूबसूरत रोशनी है। इसके पहले भी जब ये चिरागा यहाँ पे शुरू हुआ था तो उसके पहले कभी ऐसा नहीं था। लेकिन बहरहाल अगर आप चिराग के हुस्न का बयान करें तो ये बेइंतहा खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका कमाल, इस तरह से बताने के लिए और समझाने के लिए कि यहाँ पर आखिर क्या है जो इतना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है और कितनी मेहनत इसमें लगी होगी, कितनी योजना बनाई गई होगी, किस तरह से एक एक चीज़ पर ध्यान दिया गया होगा। तो वो अपने आप में वो बेहद अहम काम है और उसका नतीजा जो है वो इस प्रकार से इस दीपोत्सव के दिन निहायत खूबसूरती के साथ हम सबके सामने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राम और लक्ष्मण
और बात करते हैं हम कोरोना की। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ने वालों में महाराष्ट्र लगातार बना हुआ है और ऐसे में राज्य में नया संकट पैदा हुआ है। अस्पतालों में जरूरी चिकित्सा सामान जैसे दवा, पीपीई, मास्क मुहैया कराने वाली करीब 100 सप्लायरों वाली राज्य की बड़ी संस्था ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन ने अपनी सप्लाई पर रोक लगा दी है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को दवाइयां, मास्क, ग्लव्स, पीपीई, सर्जिकल उपकरण जैसे बेहद जरूरी सामान मुहैया कराने वाले 100 से ज्यादा सप्लायर्स ने सप्लाई पर रोक लगा दी है। ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन के सदस्यों का आरोप है कि महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की खरीद का प्रबंधन करने वाले हैफकिन इंस्टीट्यूट ने उनके पैसे नहीं दिए हैं। पूरे महाराष्ट्र में लगभग 100 सप्लायर्स की नुमाइंदगी करने वाले फाउंडेशन का दावा है कि जनवरी से जून तक के लिए 220 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। फाउंडेशन के सदस्यों ने पहले भूख हड़ताल पर बैठने की योजना बनाई थी। अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्होंने सप्लाई पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। हमारी संस्था महाराष्ट्र राज्य सरकार के सभी अस्पतालों में दवाइयां सप्लाई करने वाले मेंबर्स की संस्था है और हम सभी जो हैं वो हैफकिन संस्था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने जितने अस्पताल हैं उनके लिए दवाइयां खरीदी करने का काम सौंपा हुआ है। इसके करीबन 220 करोड़ रुपए हमारे आउटस्टैंडिंग है और उस पैसे के मांग को लेकर हमने बार बार हैफकिन संस्था और उनके अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने कोई भी पैसा हमें अभी तक नहीं दिया है और जिसकी वजह से आज हमारी यूनिट्स, हमारे सभी जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं वो रन करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया है। लोगों की सैलरी देना, लोगों के बोनस, दिवाली आ चुकी है, लोगों के बोनस देना हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। टेंडर एग्रीमेंट और भुगतान की मांग की अर्जियों की कॉपी दिखाते हुए सप्लायर कहते हैं कि कोरोना में जोखिम उठाकर उन्होंने सरकार को सामान मुहैया कराए। अब इनकी दिवाली काली हो गई है। We are in the mid of Deepavali festival and there are huge expenditures. दिवाली है और हमें इस दौरान बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। वर्कर्स और स्टाफ को बोनस, गिफ्ट्स, सैलरी साथ देनी पड़ती है। साथ ही हमारे क्रेडिटर्स भी पैसे मांग रहे हैं। And also our creditors are asking for the payments. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र ने सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की सप्लाई रुकने को गरीब मरीजों के लिए चिंताजनक बताया है। जो गरीब पेशेंट्स है, जो आम लोग हैं, उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका ये नुकसान होने वाला है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स मौजूद है, डॉक्टर्स पेशेंट को देख रहे हैं, लेकिन उनके पास दवाइयाँ नहीं होने की वजह से ये दवाइयाँ पेशेंट्स को उनको खरीदने को, लाने को बोलना पड़ेगा और हो सकता है इस वजह से काफ़ी उलझने पैदा हो सकती है और ये भी हो सकता है कि पेशेंट की जान बचाने के लिए डॉक्टर के पास ज्ञान है, वो ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन दवाई नहीं होने की वजह से पेशेंट्स की जान जा सकती है। सप्लाई को इस तरह से रोकना राज्य के करीब 218 सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों पर असर डाल सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।